ओके, तो आज हम लोग लास्ट क्लास में हमने ये किया था, मतलब लाइक इनडेफिनिट इंटीग्रल एक क्लास में किया था, दूसरे क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे थे, उसमें बेसिक्स हमने देखा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस उसी का पार्ट है। देन हमने जी स्टैट्स किया क्या? आज क्या दिन है? अच्छा, तो मुझे ये क्यों याद आ रहा है? ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे इसमें? अच्छा, मुझे मैथ्स पोर्शन लग रहा है आज। हाँ, तो आज स्टैट्स की है, तो हम लोग थे, ये हो गया कि इसमें बचा है कुछ? हाँ, ये लास्ट क्लास कुछ बचा होगा इसमें ना? हाँ, ये कर रहे थे हम लोग, पूरा ही बाकी है, कंडीशनल वेरिएंस बाकी है। सो कंडीशनल मोमेंट्स के ये अभी कंप्लीट करके इस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसके असाइनमेंट भी अभी कुछ हो सकता है डिस्कस करेंगे, तो इसकी थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर मैं ब्रीफली बता दूंगा फिर से। तो उसके बाद आप जो भी मल्टीवेरिएट के असाइनमेंट्स हैं ड्राइव में, जो टॉपिक वाइज असाइनमेंट वाला है, और एक है पीवाईक्यू टॉपिक वाइज असाइनमेंट, एक है नॉन पीवाईक्यू टॉपिक वाइज असाइनमेंट। तो उसमें आप देखेंगे तो नॉन पीवाईक्यू वाले होंगे, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं आप, है ना। एक तो उसमें दोनों में से ट्राई कर सकते हैं आप। तो मैं ग्रुप में ऐसे भेज भी दूंगा शाम को एक बार फिर से, कौन से टॉपिक्स करने, एक बार भेजा अभी तक उस दिन पहले भी, तो आप वो चेक करना। मैं फिर से भेज दूंगा असाइनमेंट जो आपको करना है, तो नेक्स्ट 2-3 क्लास में हम लोग उसके डिस्कशंस करेंगे। और ये मुझे लगता है पहले ये भी कंप्लीट कर ले तो भी कर सकते हैं, 2 क्लास में भी कंप्लीट हो जाएगा, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। 2 क्लास ये लेगा, 2 क्लास ये लेगा, 3-4 क्लासेस इसमें लगेंगे, बस ज़्यादा नहीं है। तो अभी है ना, ये मेन है। ऐसे पता है, यहाँ से इससे ऊपर का 35 मार्क्स का एग्जाम में, और इसके नीचे 35 मार्क्स का, ये सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस, ये 3 मिला के ये 3 35 मार्क्स के हैं ऑलमोस्ट अप्रॉक्स। और इसके ऊपर जितने टॉपिक पढ़ रहे हो ये 35 मार्क्स के हैं, और ये पूरा 30 मार्क्स का है मैथ्स पोर्शन, है ना। तो एस्टिमेशन वाला भी एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, मतलब मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, चलो, तो आज इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट ना। एक्चुअली कल संडे था, बड़े दिमाग में ऑल्टरनेट चल रहा होता है ना, कि आज मैथ स्टैट्स, तो इस तरह से तो संडे था। ओके, चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में जहाँ पे कंप्लीट किए तो वहीं से स्टार्ट करता हूँ। सो लास्ट क्लास जहाँ पे हम लोग एंड किए थे क्लास, स्टैटिस्टिक्स वाला, तो उसमें ये था कि लेट x, y बी अ रैंडम वेक्टर, देन सो पहला पॉइंट ये है कि e ऑफ x गिवन y दिस विल बी इक्वल टू ex, ठीक है। अगर इसको प्रूव करना हो तो बहुत इजी है, देखो। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, e ऑफ x गिवन y, ठीक है। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज दिस? दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y? फंक्शन ऑफ y, यस। तो फॉर द टाइम बीइंग आई नेम इट g ऑफ y, ठीक। एंड यू नो इट्स डेफिनेशन, ओके। सो डेफिनेशन इज, अच्छा, अब प्रॉब्लम है कि प्रूफ किसके लिए करूं, डिस्क्रीट के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए? प्रूफ सिमिलर ही होगा। अगर मैं डिस्क्रीट के लिए लिखूंगा समेशन लिखूंगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखूंगा तो इंटीग्रेशन लिखूंगा, प्रूफ सिमिलर ही होगा। तो एक के लिए करते हैं कोई। सो किसके लिए करूं, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस? बताओ भाई, किसके लिए लिखूं प्रूफ में? डिस्क्रीट के लिए लिखूंगा, मतलब सेम ही चीज है वैसे तो। देखो, तो ये फंक्शन ऑफ y है, इसको मैं gy मान लिया। सो दिस इज gy, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, इस तरीके से। एंड जो भी y का सपोर्ट है, तो gy वापस करो। तो मैंने gy तो इसका नाम रखा था, तो वापस रख देता हूं मैं। तो e ऑफ x गिवन y, ये मेरा gy है। सो लाइक इक्वल टू y लिख सकते हो तुम, y इज इक्वल टू y समझ लो, एंड इनटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, ठीक। समेशन ओवर y, क्या किया मैंने इसका जगह gy रखा था ना, इसका जगह gy रखा था, तो उसको ऐसा कर दिया। तो अब इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करेंगे,
अब मैं इसको ओपन करता हूं, ठीक है, तो ये तो हो गया y, अब इसको ओपन करते हैं। ये e ऑफ x गिवन y है, लास्ट क्लास में डिफाइन किया है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉरी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y। तो इसको ओपन करेंगे तो डिस्क्रीट के लिए लिखूंगा तो समेशन x टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y, ठीक। और ये समेशन किस पे आएगा, ठीक है ना, समेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा होता तो इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन x का है ना, तो यहाँ समेशन x पे आएगा, ठीक है, वही चीज है, मतलब इंटीग्रेशन लिखता था इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होता। तो अभी मैंने इसकी वैल्यू ये लिखी है बाय डेफिनेशन, ठीक है, और ये वाला एज इट इज आएगा, सो दिस विल बी एज इट इज प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y। और देखो अब इसका भी डेफिनेशन आप लोग जानते हो, ओपन करो तो समेशन y समेशन x प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y अपॉन y इज इक्वल टू y इनटू y इज इक्वल टू y। तो ये और ये हो गया कैंसिल। चलो तो बचा क्या, तो बचा हमारे पास समेशन y x टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y। तो देखो यहाँ x है तो थोड़ा हम क्या करेंगे, बचेंगे x के रेस्पेक्ट में समेशन करने से, या अगर इंटीग्रेशन होता तो मैं अभी बचूंगा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से। क्या dy dx लिख सकते हो, dx dy अपनी मर्जी है ना, मतलब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो मेरी मर्जी है ना कि मैं dy dx इंटीग्रेट करूं dx dy से करूं, आंसर आना सेम ही है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में। तो यहाँ भी ऐसे ही है, पहले आपकी मर्जी, आप पहले x के रेस्पेक्ट में समेशन करो या y के रेस्पेक्ट में करो, सेम चीज जैसे वहां पे वैसे यहाँ भी है। तो अभी मैं क्या करता हूं, अगर इस वाले को मैं या इस पूरे को y के रेस्पेक्ट में समेशन करूं तो x तो कांस्टेंट है y के लिए, जैसे इंटीग्रेशन में बोलता हूं मैं वैसे ही समेशन में भी। तो अगर मैं इसको समेशन करूं y के रेस्पेक्ट में तो क्या बचेगा, यस, सो मार्जिन ऑफ x। तो यहां पे आपका क्या होगा, तो मैं इस y वाले के रेस्पेक्ट में इसको समेशन किया, ठीक है ना, dx dy करते हैं ना, तो समझ लो इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने, क्योंकि ये समेशन इस पे तो लगेगा नहीं क्योंकि y के लिए कांस्टेंट है x, तो इसको समेशन किया y के रेस्पेक्ट में। तो अब मेरा बस ये बचा हुआ है, तो अब बचा हुआ है समेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका समेशन y के रेस्पेक्ट में हुआ तो बचेगा x का मार्जिनल, और ये किसके इक्वल है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो मैंने वो चीज प्रूव कर दी, देखिए आप, तो मैंने कहां से स्टार्ट किया था, e ऑफ x गिवन y से, और कहां तक पहुंच गए ex पे। सेम प्रूफ कॉन्टिन्यूअस के लिए होगा, जहां जहां समेशन लिखा है इंटीग्रेशन लगाते चले जाओ तो हो गया प्रूफ, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है ना, मतलब ऐसे है ना, लगता थोड़ा अजीब सा, प्रूफ कर दिया तो ऐसे कैसे इक्वल आ जाता है, तो ये प्रूफ है कैसे इक्वल आ गया इस तरीके से। सो है ना, ये पहला पॉइंट है। दूसरा इसी में आप लिखोगे तो e ऑफ y गिवन x, तो ये आपका ey हो जाएगा, ठीक है। सो e ऑफ x गिवन y ex हो गया, e ऑफ y गिवन x ey हो गया। तीसरा, चलो तीसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू y गिवन x, ये बोला था इसको हम, क्योंकि x गिवन है तो x कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दिस एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ऐसा लिख सकते हो आप। तो ये x का फंक्शन आएगा, x यहाँ ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई को फिर आ जाएगा। फिर आगे था फोर्थ, वेरिएंस ऑफ x कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x गिवन y प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y। सेम चीज है, इसका प्रूफ भी ऐसे ही जैसे इसका आया वैसे इसका प्रूफ भी आ जाएगा सेम तरीके से। तो ये फिर वैसे ही वेरिएंस ऑफ y लिखोगे आप, तो सेम तरीके से कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन, हाँ सर आपने थर्ड जो फॉर्मूला में फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x y ऐसे भी लिख सकते हैं क्या?
नहीं नहीं, टू एक्स पे कभी नहीं जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ओके। अच्छा, इक्वल टू एक्स वाई लिख सकते हैं, लेकिन हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलेगा, आई थिंक ओके, कोई दिक्कत। मैं मेरा यहाँ बताने का पर्पस ये था कि जब x गिवन हो, सो दिस x विल बी लाइक कांस्टेंट, तो यहाँ पर्पस ये है कि दिस इज लाइक अ कांस्टेंट। हाँ तो ठीक है, लिख सकते हैं उस तरह से। सो यहाँ बस ये था कि यू कैन टेक आउट, हाँ ठीक है, फाइन। फिर नेक्स्ट था कि लाइक हम ये देख रहे थे कि कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y। देखो ये सब कब अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, व्हेन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन और फाइंडिंग कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज इजियर इन द क्वेश्चन देन द मार्जिनल, तब ये सब फॉर्मूला काम आता है। तो जैसे ये कोवेरिएंस एक्स वाई डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मुश्किल होगा एक्स वाई का डिसाइड करना, तो उस केस में कोवेरिएंस बिटवीन एक्स, लास्ट क्लास में क्या लिखा था, वाई गिवन एक्स, चेक करो लास्ट क्लास में, ये सब लास्ट क्लास में लिखा था हमने एंड में, ना एक बार चेक करना, ये लिखा था ना, इसको प्रूव भी किया था हमने। तो हाँ, तो आप जो कह रहे थे ना वो यही, ये वाला यहाँ यूज होता है, ठीक है, ई ऑफ एक्स वाई है ना। क्योंकि इसका जब हम प्रूफ लिख रहे थे तो क्या होगा कोवेरिएंस का, कि ई ऑफ दिस इनटू दिस, फिर उसको उधर शिफ्ट किया, यस, सो दिस यू कैन राइट ई एक्स वाई, दिस फाइन, सो है ना, दिस इज ऑल्सो ई ऑफ एक्स इंटू वाई, क्योंकि यही वाली चीज यहाँ यूज होती है, इसके प्रूफ में मैंने यूज किया होगा लास्ट क्लास में जब इसका प्रूफ किया था। तो कोवेरिएंस ऑफ ऐसे ही x कॉमा y कैन ऑल्सो बी रिटन एज कोवेरिएंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y कॉमा y। सो ये है, तो जब x गिवन y फाइंड करना इजी हो तो टू फाइंड दिस यू कैन यूज दिस, अगर y गिवन x फाइंड करना इजी हो तो टू फाइंड दिस यू कैन यूज दिस, ये चीज है। ओके, तो कुछ रिजल्ट्स ये हैं, सेम थिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। है ना, आप वेरीफाई भी कर सकते हो किसी एग्जांपल के लिए, आप चाहो तो वेरीफाई करके देखो, ये क्वांटिटी फाइंड करो, ये फाइंड करो, सेम ही आएगा किसी क्वेश्चन में, क्योंकि थ्योरम है ना, सो थ्योरम इज ट्रू ऑलवेज, है ना, देयर इज नो काउंटर एग्जांपल टू इट, थ्योरम सही है। तो लिखो पहला क्वेश्चन, लेट एक्स एंड वाई या बी अ रैंडम वेक्टर, देन ऑप्शन ए है कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, ऑप्शन बी वेरिएंस ऑफ x इज मोर देन वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, ऑप्शन सी variance x is more than expectation of variance of x given y, option D variance x is less than expectation of variance of x given y। ठीक है, नेसेसरीली ट्रू।
ओके इस तरह क्वेश्चन गेट में आए भी हैं, ये इस तरह क्वेश्चंस भी अभी रिसेंटली आई थिंक किसी एग्जाम में तो आया है, तो ये भी एग्जाम में आई थिंक जैम 2023 में शायद, मे बी मैं श्योर नहीं हूँ, तो किसी एग्जाम में रिसेंटली देखा था। तो क्या है कि ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने देखा था अभी। तो उसमें ये देखा था हमने कि लाइक वेरिएंस ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली हर टर्म यहाँ पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर डी जनरेट होगा तो इक्वल हो सकता है, अदरवाइज है ना, तो मैं चाहूँ चलो अभी के लिए सेफ साइड के लिए इक्वल लगा दूं, तो सो इसमें नेसेसरली ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए ए गलत होगा, मतलब डी जनरेट के लिए ट्रू हो सकता है ना, अगर एक डी जनरेट है देन उस केस में ये ट्रू हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्योंकि डी जनरेट में क्या है कि वेरिएंस जीरो होगा तो दोनों तरफ जीरो ही हो जाएगा एक्चुअली, तो डी जनरेट के लिए पहला ऑप्शन ट्रू है, लेकिन इन जनरल सबके लिए ट्रू नहीं है, तो यहाँ आपसे इन जनरल पूछा गया है, तो ए ऑप्शन इज ट्रू व्हेन एक्स इज डी जनरेट रैंडम वेरिएबल। तो वैसे इन जनरल ट्रू तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, अब ये इन टू नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम है, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअली ये जो होगा इससे ज्यादा होगा, इंडिविजुअली है ना, जो ये है ये इससे भी ज्यादा होगा, दिस इज लाइक 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ऐसा समझो, सो 3 इज मोर देन 1 3 इज मोर देन 2 ऐसा समझो ना, सो ये चीज है, तो इसीलिए बी सी ट्रू है डी गलत है, ठीक है। यही तो है, सेम ही तो लिखा है, ये ना एक बी एक्स सी है, देखिए जैसे ये क्वांटिटी जो है इससे ज्यादा होगा कि नहीं, इज इट ट्रू, और इससे भी ज्यादा होगा, सर नेगेटिव नहीं हो सकता क्या, नहीं नेगेटिव कैसे होगा सोचिए, वेरिएंस कभी नेगेटिव होता है, और एक रिजल्ट है अगर x मोर देन इक्वल टू 0 है तो ex भी मोर देन इक्वल टू 0 होगा, ये थ्योरम है, तो यहां तो देखो ये एक्सपेक्टेशन है ये नेगेटिव आ सकता है इनसाइड, लेकिन वेरिएंस उसको पॉजिटिव बना देगा, और यहां वेरिएंस है खुद पॉजिटिव है तो मिल लोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इंडिविजुअली, ठीक है। हाँ जी विश्वास, आपको डाउट क्लियर हुआ, किसका डाउट है ये, अच्छा यस सर, अच्छा उसने पूछे थे, ओके, बस कौन बोला सी, किसी का किसने पूछा था सी कैसे ट्रू है, ठीक है ना, हाँ ओके ओके विमलेंद्र, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना, ये सेम चीज है, जैसे 3 is more than 1 3 is more than 2, this 3 is more than 1 and 3 is more than 2 also, अगर 3 1 plus 2 टाइप का है तो, अरे यार कौन है, हाँ हेलो जी नमस्कार, नितिन कौन, नितिन गुप्ता सर, यस सर बताइए, जी जी जी, तो उसमें क्या काम है, मतलब डाटा एनालिसिस, नहीं मुझे आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, मुझे पता नहीं, डेटा इनवेलप एनालिसिस ऐसा कुछ कह रहे हैं आप, नहीं थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे तो आइडिया नहीं है,
जी जी सर। हम्म हम्म यस सर। हाँ हाँ एक्चुअली सर मैं तो उतना मतलब थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस करता हूँ जो रिसर्च पेपर में जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने टेस्टिंग सिमेट्री की थी उसमें मतलब जो पेपर्स में जनरली होते हैं वही सब मैंने किया है, हालांकि सर कंपनीज के लिए तो कुछ ऐसा एनालिसिस नहीं किया है। तो बट फिर भी आप मेल कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा अगर पॉसिबल होगा तो। ये है हाँ सर, मैं अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं ट्राई करूँगा। हाँ जी सर ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो लिखो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो, लिखो। सो ये है कि चलिए ट्राई कीजिए इसको। तो एक्चुअली जो पहला ऑप्शन लिखा है मैंने, इसी को कंडीशनल वेरिएंस बोलते हैं। जैसे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में क्या था, ई लगा हुआ था, तो कंडीशनल वेरिएंस में क्या होगा, यहाँ वेरिएंस लगा हुआ है। सो वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई, डेफिनेशन क्या होगा, तो आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे मैं अगर कंडीशनल वेरिएंस लिख रहा हूं, कंडीशनल वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब हो गया कि वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई। सो दिस इज सिमिलर लाइक जैसे आप वेरिएंस ऑफ एक्स डिफाइन करते हो, तो वैसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इस पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ, वहां गिवन है तो हर जगह गिवन लगा दिया, फॉर्मूला तो वही यूज हुआ है कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, लाइक दिस। सो इस तरीके से ओके। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स अगर बोलेगा, so similar way you can do y square given x is equal to x minus e of y given x is equal to x whole square। so इस तरह से आ जाएगा। तो ये तो हो गया कंडीशनल वेरिएंस। जैसे लिखा ना कंडीशनल मोमेंट, सो मान लो ऐसा लिखूं rth कंडीशनल मोमेंट ऑफ x गिवन y is equal to y। so बताइए इसको क्या लिखना चाहिए मुझे, इक्वल टू व्हाट,
ट्राई करो, जैसे कंडीशनल, हाँ है ना, सो सिंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू पावर r गिवन y इज इक्वल टू y, सो ये हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे बाकी हम करते आए हैं ना, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो उस तरह से, लाइक कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन x की पावर r f ऑफ x गिवन y dx, अगर डिस्क्रीट है तो समेशन x की पावर r प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y समेशन ओवर x, सो इस तरीके से है ना, इफ है ना कॉन्टिन्यूअस, ये कब, इफ डिस्क्रीट, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, जस्ट वही चीजें हैं, लाइक यू फाइंड द वेरिएंस, सेम वेरिएंस ऑफ दिस, और कंडीशनल एक्सपेक्टेशन तो हमने पहले ही देखे थे तो उसकी जरूरत है नहीं, तो बस टर्म को डिफाइन कर दिया मैंने, है ना, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। कंडीशनल, ये हमने पहले डिफाइन कर रखा है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, e ऑफ x गिवन y, है ना, जो हमें पता ही है क्या है। सो जस्ट डिफाइन करने के लिए कि rth कंडीशनल मोमेंट ऑफ x गिवन y क्या मतलब है, कंडीशनल वेरिएंस का क्या मतलब है, और कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है, दिस यू नो ऑलरेडी। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। चलिए ये कैलकुलेट करके बताइए मुझे, तो इसको बोलेंगे सेकेंड कंडीशनल मोमेंट ऑफ y गिवन x, कंडीशनल वेरिएंस ऑफ x गिवन y, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, ये कंडीशनल वेरिएंस ऑफ y गिवन x, लाइक दिस। फर्स्ट आएगा y स्क्वायर अपॉन 2, ओके, अपॉन 12, ओके, बस ये आएगा अगला y, ये आएगा y अपॉन 2, हाँ, क्योंकि सर y x और y को यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है 0 to y, हाँ हाँ, चलो इसका लिखने का पर्पस मेरा था, इसको थोड़ा सा मैं ट्राई करूँ। इसका मतलब ये है कि लाइक अगर मुझे रहेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई, या कोई फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, मान लीजिए g ऑफ कैपिटल X h ऑफ y गिवन, मान लो y लिख देता हूँ मैं, अगर y इज इक्वल टू स्मॉल y है, सो दैट y टर्म विल कम आउट, तो ये जो भी कैपिटल Y है एच वाई विल कम आउट एंड इट विल रिमेन विथ तो यहाँ रहेगा एच वाई इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। तो कहना ये मतलब था, वहाँ डबल एक्सपोनेंट इसलिए ऐसा है, आप एक एक्सपोनेंट हटा भी सकते हो।
माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। अच्छा एक मिनट, तो ऊपर सिर्फ क्यूब है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। सर वो 1 माइनस एक्स का क्यूब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में 3 है वो। अच्छा अच्छा एक मिनट, इसको बाहर 3 लगा दूं? नहीं सर, नीचे जो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब है हाँ वो क्यूब नहीं है, वो 1 माइनस एक्स के मल्टीप्लिकेशन में है। एक मिनट और दोबारा फाइनल बताओ कैसे लिखूं? 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब, हाँ, अपॉन 3 अपॉन 3। 1 माइनस एक्स। अच्छा ओके ठीक है। सर मेरा कुछ और आ रहा है। क्या आ रहा है? सर y given x फॉलो बना यूनिफॉर्म विद x, 1। यस सर। x1 या 1 x, हाँ x1 ठीक है, हाँ x1 हम्म। सर वो आ रहा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल अपॉन में। हाँ सेम ही है एक्चुअली, दोनों सेम ही है। आप यहाँ a क्यू माइनस बी क्यू लगाएंगे तो सेम ही आएगा। लास्ट क्या आएगा? देखिए ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट कंडीशनल निकालना आसान है, मतलब जैसे अभी आप लिखेंगे तो जैसे मार्जिनल अगर निकालना चाहो तो एफ एक्स ऑफ एक्स, तो क्या होगा, इस 2 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, और मार्जिनल है तो y की लिमिट x टू 1 होगी, ठीक है। तो x टू 1 इंटीग्रेट करेंगे आप तो आ जाएगा 2 टाइम 1 माइनस एक्स, और x की वैल्यू आ जाएगी 0 टू 1, ठीक। ऐसे ही एफ वाई ऑफ y फाइंड करोगे तो क्या आएगी, 2 टाइम y 0 टू y, यहां तक आ जाएगी। और ठीक है, तो f ऑफ जब x गिवन y आप फाइंड कर रहे होंगे तो ज्वाइंट इज 2 ज्वाइंट पीडीएफ 2 है, और मार्जिनल y का डिवाइड करेंगे आप तो 2 कट जाएगा तो 1 बाई वाई। अब ये x का एक्चुअली f ऑफ x गिवन y जब आप फाइंड कर रहे हैं तो x गिवन y इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x अंडर द कंडीशन दैट y इज गिवन, सो इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x ओनली, सो हियर x इज द वेरिएबल एक्चुअली। तो x की लिमिट आपको, क्योंकि y के टर्म्स में y पे डिपेंड करेगा, सो इट इज 0 टू y, एंड इफ यू सी सपोर्ट इज 0 टू y, pdf is 1 by y, so you will realize कि x given y is equal to y is uniform 0, y, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा। सिमिलरली f of x given y when you find, तो ये आएगा आपका ज्वाइंट कितना है 2 अपॉन में y का मार्जिनल 2y, एक मिनट सॉरी, तो x गिवन हो गया y गिवन x चाहिए ना मुझे, अब तो मुझे y गिवन x चाहिए, f of y given x, y given x, so it is joint is 2 marginal this, तो आएगा 1 upon 1 minus x, here variable is y, so y की लिमिट क्या है, so check here y is from x to 1 क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से पता चलेगा आपको कि ओके, so here actually y given x is equal to x if I write, so this is uniform over this interval x to 1। अब फिर कुछ पूछेंगे आपको पता कैसे चल रहा है आपको, क्योंकि मुझे पीडीएफ याद है यूनिफॉर्म का, है ना, तो मुझे दिख रहा है कि जब सपोर्ट 0 टू सपोर्ट a टू b है तो पीडीएफ 1 अपॉन b माइनस a होगा, सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है। सो अब अप्लाई कर लो, तो यहां से आप देखोगे ये ऐसा है
सो जस्ट यूज द x गिवन y का, जैसे मुझे यहां से मीन चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, तो जो यूनिफॉर्म 0 y का एक्चुअली मीन पूछ रहा है आपसे, तो यू नो y बाई 2, वेरिएंस ऑफ x गिवन y, सो b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, यहां से ऐसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, तो ये मेरे पास आएगा कितना, मीन था तो x प्लस 1 अपॉन 2 एंड वेरिएंस ऑफ y गिवन x कितना आएगा, p माइनस होल स्क्वायर अपॉन 12। अब इन दोनों को यूज करके आप ये फाइंड कर लेंगे। सो यू ऑलरेडी नो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मतलब वेरिएंस ऑफ, जैसे x गिवन, यहां क्या चाहिए आपको, y स्क्वायर ना, तो चलो वेरिएंस ऑफ y गिवन x, सो वेरिएंस ऑफ y गिवन x, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x इज इक्वल टू x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, सो होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, यहां से ये फाइंड कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x इज इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा आपका वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये दोनों पता ही हमें, ये बोथ क्वांटिटी वी हैव ऑलरेडी, तो सिंपलीफाई कर लो। ठीक है जी, कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, ठीक है, वेरिएंस ऑफ वो ये पता है, जस्ट सिंपलीफाई कर लो। तो आई थिंक ये ओके है, देख लो सब लोग, किसी को डाउट है तो पूछो। यहां थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ो, सो लाइक इफ आई आस्क यू, देखो यहां से Ex कितना आएगा, अगर आप Ex फाइंड करो तो क्या होता है, x टाइम दिस कितना आएगा बताओ कोई कैलकुलेट करके, यहां से Ey क्या होगा, ये 2y3 आएगा, चेक करो। यस सर, Ex क्या आया, बस मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। तो जैसे E ऑफ x गिवन y, सो हमने ये क्वांटिटी अभी फाइंड किया है, जस्ट E ऑफ x गिवन y, E ऑफ x गिवन y है y बाई 2, ठीक है, सो y बाई 2 यहां पुट कर लो, y बाई 2, तो 1 बाई 2 EY कितना आया 2/3, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/3, and what do you realize, so this is not a coincidence, this will happen always, है ना। so means मैं क्या कर रहा हूँ, we are calculating double expectation of x given y and that came equal to Ex, so this is not a coincidence, है ना, this will happen always because this is the theorem, तो E of x given y will always be equal to Ex. Similarly, if we calculate E of y given x, so we'll get the similar thing, so ठीक है ना, so we can verify that. So लिखो अगला क्वेश्चन, किसी को डाउट है भाई पूछ सकते हो, इसमें कुछ डाउट है तो। मार्जिनल की रेंज कैसे लिए, मार्जिनल का रेंज कैसे लिए, ये देखो मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री फ्रॉम द अदर वेरिएबल, ठीक। सो इसीलिए जब हम x का मार्जिनल लिख रहे हैं तो हमने x का लिमिट क्या लिया है 0 to 1 लिया है, तो आप सोच रहे होंगे 0 to y क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन है आपका। हाँ, तो एक्चुअली जब आप मार्जिनल लिख रहे हैं ना, तो आपने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, तो y गायब हो गया वहां से,
तो y का कोई वैल्यू नहीं रहा, y के में इंटीग्रेट हो गया तो प्रोजेक्शन x एक्सिस पे आ जाता है उसका। यही चीज हम इंटीग्रेशन, आपको याद होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेट करते हैं क्या करते हैं, पहले आप dz dy dx लिखते हो। जब आप dz में z की लिमिट, अभी कराऊंगा मैं, जब आप z की लिमिट लिख देंगे तो z गायब हो जाएगा, क्योंकि अब z का इंपॉर्टेंस नहीं है, अब हमें प्रोजेक्शन लेना है xy प्लेन पे। फिर जब मैं y के रेस्पेक्ट में लिमिट ले लिया तो y गायब हो गया, अब उसका प्रोजेक्शन लेंगे x एक्सिस पे। सो सेम थिंग हेयर, चूंकि ये मार्जिनल है x का तो y का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे क्योंकि y का कोई इसमें काम नहीं है मार्जिनल में, इसीलिए हमने 0 to y लेने के बजाय 0 to 1 लिया है। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे हुआ, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे 0 to y लिया है। क्यों भाई? क्योंकि कंडीशनल है y पे, तो x डिपेंड्स ऑन y हियर। यहाँ x डिपेंड नहीं करेगा y पे मार्जिनल में, है ना, मार्जिनल फ्री है दूसरे वेरिएबल से, तो इसीलिए। सो यह जब x गिवन y है तो आपको 0 से y लेना पड़ेगा, ऐसा है ना, ये कई लोगों को डाउट रहता है। तो मार्जिनल में कभी भी x का मार्जिनल है ना, तो कभी भी y नहीं आएगा, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि x के मार्जिनल में y मिले, कभी ऐसा नहीं आएगा। y के मार्जिनल में कभी भी x नहीं आएगा, क्योंकि मार्जिनल मींस सिंगल y का डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्जिनल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x में सिंगल x का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो y का कोई काम नहीं है। कंडीशनल में दोनों हैं, इसीलिए वो डिपेंड करेगा दूसरे पे, तो उस केस में यू हैव टू कंसीडर दिस। ठीक है, तो इसलिए लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बताइए। ट्राई करो तभी सीखोगे, सब लोग ट्राई करो, कैलकुलेशन करो तब सीखोगे। ओके, और x एक्सपोनेंशियल 1, ठीक है।
तो बताओ इसका आंसर बताओ फाइनली, क्या आंसर होगा? The expectation of x1, y1, x given by 1 upon n plus y. Sir, हम्म or expectation y given x 1 by x.
सर हाँ एक मिनट हाँ सर EX कभी इंफिनिटी नहीं आ सकता, नहीं EX यही भाई। आ सकता है, ऐसे बहुत सारे है ना, जैसे कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें, है ना, तो सबका हो गया। हाँ देखो, तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, चलो ट्राई करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ से, एक्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स वाई, ऐसा कुछ। अच्छा एक्स इधर बुला लो, तो मतलब ऐसा समझो, इसको ब्रेक करेंगे हम, सो ई की पावर माइनस एक्स एंड एक्स ई की पावर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है आपका x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0, ओके, तो 0 अदरवाइज। ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां से पता चला आपको कि ठीक है, एक तो ये सोच सकते हो आप, हाँ ठीक है चलो रहने।
तो x क्या हो गया यहाँ से एक्सपोनेंशियल 1 है ना, ये तो बता ही दिया था उसने। y गिवन x हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल x। तो यहाँ चलो ex तो इजीली आ गया 1 आ गया, जैसे आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। तो ex 1 आ गया और e ऑफ y गिवन x जो होगा, एक्चुअली मुझे पीडीएफ पर कोई ऑप्शन मैंने खुद ही बनाया, देखते हैं क्या आता है। तो e ऑफ y गिवन x क्या आ जाएगा यहाँ से, इसका 1/x, तो ये आपका आ जाएगा 1/x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/x एंड सर ये एफ वाई गिवन एक्स कैसे हुआ? अच्छा y गिवन है, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर लैम्डा होता, मान लो जैसे लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा y, तो उसको क्या बोलते हैं आप कि y का डिस्ट्रीब्यूटर वो दोनों पीडीएफ होना चाहिए। ये खुद एक पीडीएफ है और ये भी एक पीडीएफ है ना, दोनों पीडीएफ है एक्चुअली, तो है ना। सो ये भी एक पीडीएफ है और ये भी एक पीडीएफ है दोनों। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, सर इंडिपेंडेंट वाला लगाया है फॉर्म? नहीं नहीं, इसको बोलते हैं, देखो ये लास्ट क्लास में लिखा रहे थे ना, f ऑफ x गिवन y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हाँ ये लास्ट क्लास में बता रहे थे ना आपको। इसको क्या लिख सकते हो आप, जॉइंट एंड f y ऑफ y, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका f ऑफ x कॉमा y, f y ऑफ y, f ऑफ, समझ गया। तो ये वाला फॉर्म हो गया। ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं या दूसरे तरीके से, इसी को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है उस तरीके से। सो f ऑफ y गिवन x, ठीक है, y गिवन x इज इक्वल टू f ऑफ xy अपॉन f ऑफ x गिवन x, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा f ऑफ xy इज इक्वल टू fx ऑफ x इंटू f ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x y गिवन x, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा आपका, तो ये वाला भी यूज हुआ है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो उसमें ऐसा होगा कि सिर्फ x का फंक्शन होगा, ये पीडीएफ होगा। यहाँ x मतलब y गिवन x है, तो स्मॉल x लाइक कुछ गिवन है, कोई नंबर है, मान लो फिक्स नंबर है, तो उसके लिए तो ये उसी फॉर्म का है। अब अगर आप इस पे एक्सपेक्टेशन लगा दो तो क्या होगा, क्वेश्चन ये है, अगर इसमें मैं दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दूं तो क्या होगा, इसमें ऑपरेट कर दो एक्सपेक्टेशन e ऑफ y गिवन x, मान लो इतना लिख देता हूं मैं, तो ये e ऑफ y गिवन x तो आपका 1/x है, तो यहां से आ जाएगा e ऑफ 1/x, ये कितना आएगा, हाँ तो ये 1/x है। तो आप यहां फाइंड करके देखो क्या आता है, आएगा कुछ, डज नॉट आएगा। तो ये किसके इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा आपका EY, तो ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये डज नॉट, EY डज नॉट एग्जिस्ट हो गया ना। अब ये कैलकुलेट करके देखो आप, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अब x गिवन y निकाल पाएंगे क्या आप, अच्छा तो क्या आंसर आया, क्या फिर से बताओ, समझ नहीं आया। सर x given y हाँ 4 plus 8 comma 1 plus 1 बीटा की वैल्यू 1 plus y, अच्छा बीटा के पावर अल्फा से कम होना चाहता हूँ सर। तो फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर क्या आएगा, भाई गामा अल्फा होता है सी ऑप्शन का आंसर क्या है, ये
5 2/1 plus y 2/1 प्लस वाई। बाकी किसी का आया ये आंसर चेक करो। तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना? यहाँ दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दिया तो ये EY हो जाएगा, वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप ये कैलकुलेट करके देखो। तो अब f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y लिखोगे तो यहाँ y गिवन x है आपके पास। x गिवन y का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा? x को y का निकालेंगे फिर कॉमन हाँ, तो जैसे क्या y का मार्जिन यहाँ निकाल पाओगे आप लोग? कर सकते हो ना? yes sir 1/1 plus y है ना, ये कर सकते हैं आप लोग। तो ज्वाइंट तो हमें दे ही रखा है। अब यहाँ से आप y का मार्जिन कैसे निकालेंगे? x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर लो 0 से इंफिनिटी में, तो यहाँ से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। फिर वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन से बता रहे हैं कि वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा और गामा से मीन आ जाएगी। yes sir gamma समझ आ रहा है सबको? कैलकुलेशन करके देखो आप। तो यू जस्ट इंटीग्रेट इट 0 टू इंफिनिटी करो आप x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y का मार्जिन चाहिए, एंड ज्वाइंट को मार्जिन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा? क्या y का मार्जिनल? नहीं नहीं, यहाँ कुछ बचेगा ना। x e की अच्छा मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो तो यहाँ पे क्या है? x गिवन y, तो x गिवन y जो होगा, ठीक है, तो x गिवन y ज्वाइंट आपका आ जाएगा। सो ज्वाइंट इज x e की पावर माइनस x 1 प्लस वाई, x e की पावर माइनस x 1 प्लस वाई अपॉन y का मार्जिनल, अपॉन y का मार्जिनल। तो ये मैं कैलकुलेट करूं, इसको अलग अलग कर लो तो e की पावर माइनस एक्स वाई ये हो जाएगा, एंड dx, x की लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से इंफिनिटी। तो अच्छा, तो x तो साथ में ही है ना, तो इसको तुम मुझसे ब्रेक कर लो। ठीक है, और इसका मार्जिनल जो आ रहा है y का 1/1 प्लस y का होल स्क्वायर ये आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, तो एक्चुअली इसको गामा, अभी गामा हम पढ़ेंगे एक्चुअली। तो ये होता है गामा में क्या कि x की पावर मान लीजिए अल्फा माइनस 1 और e की पावर माइनस x, तो ये आपका 0 से इंफिनिटी, इसको क्या लिखते हैं आप लोग? गामा अल्फा। 0 से इंफिनिटी x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा x, तो ये होता है गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा, राइट। ये दोनों फॉर्मूला है, आप ये याद, अभी मैं इसको लिखा कराऊंगा अभी भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन कल क्लास में ना, कल क्लास है तो कल इसको हम डिराइव करेंगे। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो आप। तो देखो क्या हो रहा है, अल्फा माइनस 1 की जगह 1 है तो अल्फा की जगह 2 है। ठीक है, तो अल्फा की जगह 2 है तो सो अल्फा की जगह 2 है ना, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, बीटा की जगह 1 प्लस वाई है, तो ये आपका गामा 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ये आंसर हो गया ना, ये एफ वाई ऑफ वाई आ गया। चेक कर लो आप लोग, तो ये 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर मार्जिनल आ गया इसका, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये आपका बन गया x टाइम 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा x इंटू 1 प्लस वाई होल स्क्वायर, एंड क्या करूं, e की पावर माइनस x 1 प्लस वाई। तो ये कुछ उस फॉर्म का आ गया ना। देखो इसको कंपेयर करो जरा,
उस फॉर्म से, तो एक फिर से लिखता हूं मैं। सो 1 प्लस वाई होल स्क्वायर गामा 2, ठीक है, x की पावर 2 माइनस 1 e की पावर 1 प्लस वाई इंटू एक्स। तो आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ कि बीटा की पावर अल्फा 1 अपॉन गामा अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा x, यही तो बना रहा है ना, चेक कीजिए। तो x गिवन y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, तो बीटा की जगह मतलब ये एक्चुअली, तो यहाँ पे फाइनली आपका आंसर जो आया वो ये है। तो यहां से हमें ये समझ आया कि जो x गिवन y इज इक्वल टू y है, दैट इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ जो पैरामीटर है आपका, देखो अल्फा की जगह क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ सॉरी उल्टा लिखिए, हाँ मतलब गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ अल्फा की जगह मेरा 2 है और बीटा की जगह 1 प्लस वाई या वाई प्लस 1 है। तो यहां से एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, और इस वाले पीडीएफ में जो मीन होता है वो अल्फा अपॉन बीटा होता है, तो अल्फा अपॉन बीटा होता है। तो किसी को डाउट है तो बताइए अभी भी। y का जो पीडीएफ है वो 1 अपॉन 1 प्लस y का स्क्वायर है, तो जब वो एक्सपेक्टेशन लेंगे तो जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड टाइम बन जाएगा। तो सर फिर एक्सपेक्टेशन का यूज करेगी। नहीं सर फिर दोबारा बताओ जरा। हाँ सर जो y का पीडीएफ है, मार्जिनल पीडीएफ, हाँ। तो जब मीन निकालेंगे तो y से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड का पीडीएफ होता है ना सर, x की पावर a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर a प्लस b। अच्छा, तो वहां तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी वहां पे? तो सर अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 0। सर बीटा 1 में चेंज करें वो हाफ आएगा। तो अब ये कहना चाह रहे हैं अगर EY निकाले यहाँ से, आप ये कहना चाह रहे हैं तो y टाइम कैलकुलेशन सही किया ना हमने, तो यस सर कैलकुलेशन सर अल्फा और बीटा ग्रेटर देन 0 लगता है ना। हाँ अल्फा बीटा शुड बी मोर देन 0। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ क्या आएगा, सो दैट शुड बी मोर देन 0 ना। तो यहाँ से 0 से अभी क्या है, इंफिनिटी है y की वैल्यू, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर बीटा 0 से बड़ा होता तब नहीं होगा। बीटा को 0 लेना पड़ेगा। तो है ना 0 बीटा 0, तो उसके लिए देखो बीटा और गामा एक्चुअली इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो बीटा एग्जिस्ट तभी करेगी बीटा इंटीग्रल जब अल्फा एंड बीटा के जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं दैट शुड बी मोर देन 0 बोथ केस, चाहे गामा इंटीग्रल हो या बीटा इंटीग्रल हो, दोनों केस में वैल्यू फाइनाइट तभी आएगी जब अल्फा एंड बीटा शुड बी स्ट्रिक्टली मोर देन 0। तो यहाँ आपका फिट नहीं बैठेगा, चेक कर लो, है ना। यहाँ से क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 होता है ना, आप सॉरी क्या होता है डिनोमिनेटर में, यहाँ तो चलो 2 माइनस, ऐसे मीन -2 आ जा रहा है। नहीं यहाँ पे पैरामीटर क्या लेते हो आप बीटा में, ये बताओ। a प्लस b नीचे होता है। तो a प्लस बी होता है, तो यहाँ पे आपका a तो 2 है, तो 2 प्लस 0 हो गया, तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस लिमिट इज प्लस इंफिनिटी, तो इसीलिए प्लस इंफिनिटी है, ठीक है, तो इसीलिए प्लस इंफिनिटी है। चेक कर लो, किसी को डाउट अभी भी है तो बताओ। लास्ट में भी बताया आपने ये वाला, अच्छा देखो एक्चुअली, अच्छा बीटा देखो होता क्या है, जैसे मैं बता रहा था ना, देखिए आगे मैं बताऊंगा आपको, जैसे ये इंटीग्रल है 0 to 1 x की पावर अल्फा माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1 dx, इसकी आंसर फाइनाइट होगी
इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज मोर देन 0, बीटा इज मोर देन 0। ठीक, एक तो ये है, ये बीटा ऑफ फर्स्ट काइंड बनता है ना। तो दूसरा 0 से इंफिनिटी x की पावर अल्फा माइनस 1, 1 प्लस x की पावर अल्फा प्लस बीटा dx, ये फाइनाइट आएगी इफ एंड ओनली इफ अल्फा मोर देन 0, बीटा मोर देन 0। एंड तीसरा जो गामा फंक्शन अभी लिख रहा था मैं, x की पावर अल्फा माइनस 1, e की पावर माइनस बीटा x dx, ये जो मैं लिख रहा था, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट। कब होता है ये? अल्फा मोर देन 0, बीटा मोर देन 0। तो जब भी इन्होंने कहा कि हम इस वाले फॉर्म पे फिट करते हैं y के ey को, एक्सपेक्टेशन को, तो ऊपर y है, नीचे 1 प्लस है ना। अब इससे कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0 आ जा रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये फाइनाइट नहीं होगा। तो ये बीटा फर्स्ट काइंड है, बीटा सेकेंड काइंड है, गामा है, जो हम कल ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो बीटा गामा जो ये सब इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसके, है ना। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे, मैथ्स पोर्शन में यही सारी चीजें डिस्कस होंगी। सो इस पे आप देखिए अल्फा प्लस बीटा है ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ है ना 2 माइनस 1 अल्फा 2 हो गया, यहाँ 2 है तो 0 हो गया, इसलिए फाइनाइट आया। जी जी, तो इसीलिए एग्जिस्ट नहीं किया। हाँ हाँ हाँ। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद ये टॉपिक ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ऐसा है, लिखो लेट x1, x2 अप टू xn, मान लो यहाँ पे कैपिटल N बोल देता हूँ, दिस बी, ये दे रखा है आपको this be IID random variable या ऐसा बोलो कि ठीक है, where n is itself a random variable, ठीक है, जहां पे n खुद एक रैंडम वेरिएबल है। सो n is positive integer valued रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो n is पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल, ओके। तो सच दैट अब मैं डिफाइन करता हूं Sn, तो Sn हो गया x1 प्लस x2 अप टू xn, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या आएगा, तो आपसे पूछा जा रहा है देन and here xi's and n are independent. Expectation of Sn क्या होगा,
या अगर मैं एक्सरसाइज को फिक्स कर दूं कुछ, मान लीजिए, चलो अभी बताओ किसके टर्म में बोलूंगा, वेरिएंस ऑफ ए सेम, तो मैं कुछ ऑप्शंस बना के लिख देता हूं। बताओ कौन सा सही होगा, इसको ट्राई कीजिए। कौन सा? ए एंड बी, ओके। Only A. ओनली ए, कुछ लोग ए बता रहे, कुछ लोग बी, ए बी, कोई नहीं, आराम से ट्राई करो, पहले बताओ।
और इस टाइप के क्वेश्चन गेट में भी आए हैं, लाइक फ्रिक्वेंटली इस पे है ना, गेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट आंसर होगा। इसको प्रूव करते हैं, मैं प्रूव करूँ या आप लोग कर पा रहे हो इजीली? तो हो जाएगा। n खुद एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इंडेक्स है वो खुद रैंडम वेरिएबल है, x1 x2 xn तो है ही। जो इंडेक्स यहाँ पे n है वो खुद रैंडम वेरिएबल है और इंटीजर वैल्यूड है, लाइक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड है। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं n पॉइजन है, तो ये ऑप्शन थोड़ा और बेटर बना सकता था ना कि लाइक, या कोई ज्योमेट्रिक बोल दो जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप फाइंड भी कर पाओगे। एक साइज में कुछ और दे दूं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो थ्योरम को मैंने क्वेश्चन बना दिया, लेकिन इसको हम इसको लेके हम क्वेश्चन ही बना सकते हैं कि लाइक एक साइज जो है वो मान लो फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल ही है या उस तरीके से, और n मान लो ज्योमेट्रिक है, उस तरीके से बना के फिर हम फ्रेम कर सकते हैं हम लोग उस तरीके से। तो सर सेकंड वाला बता दो। सेकंड ऑप्शन जो है, हाँ अच्छा प्रूफ, ओके ओके मैं करता हूँ, 1 मिनट। हाँ आइए प्रूव करते हैं। तो देखो अच्छा बी सही होगा डी सही, एक मिनट, बी में थोड़ा गलती है ना, बी सही है या ठीक है, देख लो एक बार, चेक करता हूँ प्रूफ करके ना तो पता चलेगा। चलो प्रूफ करके देखते हैं क्या आएगा। जैसे ई ऑफ, जैसे मैं अगर निकालूं एस एन, तो इसका मतलब अगर मैं डबल एक्सपेक्टेशन लिखता हूं तो ई ऑफ एस एन गिवन एन, मैं ऐसा लिख सकता हूं, राइट। तो अगर मैं है ना ये दिस वी कैन राइट ई ऑफ एस एन गिवन एन, एन कोई रैंडम वेरिएबल है इसीलिए। तो अब एन कोई फिक्स नंबर है ना। सो यू कैन थिंक ऑफ लाइक, अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn given n is equal to n, मान लो फॉर एग्जांपल, सो दिस इज समथिंग लाइक, तो n is equal to n है ना, तो क्या बन जाएगा ये, n को आप n रख सकते हो यहाँ पे, यू कैन जस्ट पुट इट है ना, e ऑफ x1 प्लस x2 अप टू क्या हो जाएगा xn, और ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे IID है, तो कितना आ जाएगा n टाइम e ऑफ x1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये चीज है, पर वो e की जगह पर 1x हो जाएगा, xn लास्ट। सॉरी हाँ ठीक है, x1 x2 xn इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो x1 x2 xn एंड e ऑफ n टाइम e ऑफ x1, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा,
तो इसको देखो यहाँ से क्या हो रहा है, जब n इज इक्वल टू एन लिया तो ऐसा आया, अगर n इक्वल टू एन स्मॉल एन नहीं लिखता मैं तो कैपिटल N में ही आता, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस क्वांटिटी की वैल्यू वहां से लिखूंगा, देखो यहाँ n इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं तो ये n टाइम e ऑफ x1 होगा, ठीक है, देख लीजिए, सो n टाइम e ऑफ x1 होगा, या वैसे भी आप सोच सकते थे अगर मैं ना वैसा करूं कि अलग अलग n टाइम e ऑफ x1, या है ना यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा इलेबोरेट भी करूं इसी को तो आई कैन राइट इट e ऑफ x1, sn का मतलब क्या है, x1 से लेके xn तक गिवन n, तो जब n गिवन है तो n कोई फिक्स नंबर समझो, अब एक्सपेक्टेशन को इस पे ऑपरेट कर दो तो ये हो जाएगा n टाइम एक्सपेक्टेशन x1 गिवन n, ऐसा समझ लो चाहो तो आप, क्लियर है सबको, देख लो, क्योंकि क्या होगा x1 गिवन n e ऑफ x2 गिवन n प्लस e ऑफ x3 गिवन n एंड सो ऑन e ऑफ xn गिवन n, तो यहां से आपके पास आ जाएगा कि इसको ब्रेक कर, ये एक नंबर है ना, ये क्या है, एक नंबर है, और आपको ये भी लिख रखा है यहाँ पे कि xi और n इंडिपेंडेंट है, क्या लिख रखा है कि xi और n इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो x1 गिवन n खत्म हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास e ऑफ n, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 और n इंडिपेंडेंट है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 है ना, जस्ट ये x1 हो जाएगा आपका, ये एक नंबर है बाहर आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ n, ये आ गया, तो ये पहला तो प्रूव हो गया, तो फर्स्ट इज ओके। अब सेकेंड, तो इसलिए C गलत हो गया, अगर A ट्रू है तो C फॉल्स है। अब आप आइए आगे B और D पे, ठीक है, तो सर अगर बी में e ऑफ n स्क्वायर होगा तो सर कब से हो जाएगा, क्या 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 बी वाले में e ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब ठीक है ना बी, देखो मैं आगे प्रूफ करता हूं, तो वेरिएंस ऑफ Sn, देखो तो वेरिएंस ऑफ, तो जिन लोगों ने प्रूफ कर लिए होंगे तो वही क्या होगा, वेरिएंस ऑफ Sn को क्या लिख सकता हूं उसी फॉर्मूले से कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ Sn गिवन n प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn गिवन n, ये हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास कि अब बताओ, जैसे यहां पे सेम तरीके से ओपन करोगे एक्सपेक्टेशन वेरिएंस, तो यहाँ x1 x2 xn है गिवन n, ऐसा चल रहा है, प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 xn गिवन n, इज इट फाइन। तो आप देखो जरा, इसको फिर से ओपन करोगे, वेरिएंस ऑफ x1 गिवन n x2, क्योंकि xi's आर इंडिपेंडेंट, वो भी इंडिपेंडेंट, हालांकि इंडिपेंडेंट तो हटा सकते हो, है ना, xi's, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन क्या आ गया तुम्हारा, वेरिएंस ऑफ, क्या लिखूं यहां पे मैं, बोलो, हाँ n टाइम वेरिएंस ऑफ x1, ठीक है, तो n टाइम वेरिएंस ऑफ x1 गिवन n है तो n हटा सकते हो तुम, क्योंकि n तो वो है ना, x1 और n फ्री, x1 गिवन n x2 गिवन n, इस तरीके से, तो ऐसा आ जाएगा प्लस, अच्छा ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया है ना जस्ट, तो वैसे ही हो जाएगा e ऑफ x1 गिवन n प्लस x2 गिवन n प्लस x3 गिवन n सो ऑन, तो वेरिएंस ये आ जाएगा n टाइम e ऑफ x1 गिवन n, ऐसे चलेगा, तो यहां से एक्सपेक्टेशन n रैंडम वेरिएबल है और ये जस्ट रहेगा वेरिएंस ऑफ x1, ओके है, एंड आगे प्लस
वेरिएंस ऑफ n, और ये भी जस्ट बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1। चेक कर लो, ओके है। तो अब यहां पे क्या होगा आपके पास कि ये तो नंबर है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या कर सकते हैं इसको हम, ये कांस्टेंट है ना, इसको बाहर बुला लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? सर हाँ सर जो ये वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn है गिवन n है, हाँ इसमें जो वेरिएंस x1 सिर्फ x1 क्यों है, मतलब ये बता दे एक बार जरा। वो ऐड हो रहा है ना एन टाइम। है सर। वेरिएंस ऑफ, मान लो कहीं लिखा हुआ है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबका वेरिएंस इक्वल है, इसीलिए। अच्छा सर, हाँ तो आईडेंटिटी है। हाँ इसीलिए देखो, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 2 टाइम वेरिएंस ऑफ x1, अगर आईडी है तो सर वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2, तो 2 टाइम वेरिएंस, क्योंकि इक्वल है दोनों, कोवेरिएंस 0 होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है, आईडी है ना, इसीलिए। तो इसीलिए n है, तो इसलिए यहाँ n आ रहा है। ओके सर। तो अब मैं कह रहा हूँ ये तो नंबर है ना, इसको बाहर निकाल लो, तो वेरिएंस ऑफ x1 इज अ नंबर, तो बचा en प्लस, अब यहाँ पे बताओ क्या होगा, ये नंबर है ना, तो ये बाहर कैसे आएगा, वेरिएंस है यहाँ पे स्क्वायर होके, सो e ऑफ x1 स्क्वायर होके बाहर आएगा, एंड वेरिएंस ऑफ n, देखो यही ऑप्शन नहीं था, चेक करो, तो ठीक, हाँ ये था बी। चेक कर लो, किसी को डाउट है बताओ। वेरिएंस ऑफ x1 इज अ नंबर, e ऑफ x1 इज अ नंबर, तो e यहाँ पे है तो जैसे ही बाहर आ जाएगा, और ये जब बाहर आएगा वेरिएंस है ना, तो वेरिएंस ऑफ k टाइम्स सम रैंडम वेरिएबल बाहर आके k स्क्वायर बनता है। तो किसी को डाउट है इसमें एक बार बताओ, नहीं तो आगे कुछ PYQs करवा देता हूँ। बाकी थ्योरी यही है, आगे जो बचा है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे मान लो जो नेक्स्ट वो बताना चाह रहा है कि जैसे हमने थ्योरम ऑलरेडी पढ़ा है कि लाइक मान लो x1 इज binomial n1 p and x2 is binomial n2 p and they are independent, ठीक है, so they are independent, then x1 plus x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? n1 plus n2 p। अब जैसे ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे यहाँ पे तुम देखोगे तो ये कहना चाह रहा है कि इसको तुम MGF से प्रूव कर सकते हो कि एडिशन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो यूजिंग MGF। तो मतलब जो प्रूफ टेक्निक है, लाइक इसको मैं अगर प्रूफ करके दिखाऊं तो वो MGF टेक्निक से आ जाता है। जैसे mx1t, तो mx1t बाइनोमियल n1p है, तो यू ऑलरेडी नो q प्लस p e की पावर t पावर n1, mx2t दिस इज q प्लस p e की पावर t पावर n2, ठीक है। तो यहां से क्या होगा आपका सो अब x1 प्लस x2, और आप जानते हैं अगर x1 x2 इंडिपेंडेंट है तो आप इसको डिराइव करके देखो, इसको डिराइव करें, देखिए। अच्छा ये लिखाया कि नहीं थ्योरम मैंने अभी, आई थिंक नहीं लिखाया था, इसको डिराइव कर लेते हैं। देखो तो अगर x1 x2 इंडिपेंडेंट है तो ये क्या बनेगा, एक्सपेक्टेशन e की पावर t x1 प्लस x2, हाँ तो ये अलग अलग क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि x1 x2 इंडिपेंडेंट है तो हमने अलग अलग कर दिया इसको, और ये हो गया आपका mx1t और ये आपका mx2t। तो इस फॉर्मूले को यूज कर ले अगर हम, तो मेरे पास x1 प्लस x2 का जो mgf आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो q प्लस p e की पावर t की पावर n1 प्लस n2, और यहां से ये प्रूव हो गया कि x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n1 प्लस n2 p है। तो बाकी केस में भी ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव बाइनोमियल n1 r1 p है एंड x2 इज नेगेटिव बाइनोमियल r2 p, तो सम इसका आ जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल r1 प्लस r2 p। अगर ये ज्योमेट्रिक p1 है, ज्योमेट्रिक p है
और ये भी ज्योमेट्रिक p है, तो सम क्या आएगा जी? नेगेटिव बाइनोमियल 2 p, ठीक, क्योंकि ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल 1 p, सो लाइक ज्योमेट्रिक इज स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल। वैसे ही अगर x1 इज बर्नौली, y2 इज बर्नौली p, सॉरी x1 x2 बोथ आर बर्नौली p, तो x1 प्लस x2 इज बाइनोमियल 2 p। बाकी ऐसे प्रूव हो जाएगा। पॉइजन है, x1 इज पॉइजन लैम्डा 1, x2 इज पॉइजन लैम्डा 2, तो x1 प्लस x2 इज पॉइजन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। प्रूफ बिल्कुल सेम टेक्निक से सबका प्रूफ होगा। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब यूनिवेरिएट कर रहे थे तभी हमने ये सब बता दिया था थ्योरम्स आपको ऑलरेडी। ये जो पार्ट है जब हम यहाँ पे कर रहे थे स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, तो यहीं पे मैंने वो रिलेशंस बता दिए थे पूरे कि क्या रिलेशंस है, कैसे क्या है, सब डिस्कस कर लिया था। तो अभी थ्योरी इसका यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब बचता है क्वेश्चंस। तो आप लोग ड्राइव में है या मैं ग्रुप में भेज दूंगा, मुझे याद दिला देना अगर ऐसा हो, ना भेजो तो। मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने कुछ दिन पहले भेजा भी था। जितने असाइनमेंट्स हैं एटलीस्ट पीवाईक्यू पहले करो आप, तो उसको कंप्लीट करो और नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लास होगी। अभी टाइम है थोड़ा, तो कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू का देख लेते हैं। तो यहां से आप ना जैसे ये स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्यों है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये गेट का 3 बन गया, जैम वाला क्यों नहीं मिल रहा? ये स्टैंडर्ड का मिल जाएगा फिर तो। इसमें नेगेटिव बाइनोमियल और वो सब होगा, सॉरी बाइवेरिएट नॉर्मल और मल्टीनोमियल मिल जाएगा। ये जैम का है। प्रूव दैट वाला भी छोड़ो, जैसे तुम्हें कैसे क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं, जो उसमें ये पूछा हो, ये सब तो कर लोगे आप, ये सब भी देखेंगे नेगेटिव बाइनोमियल का। तो इसमें नहीं, एक्चुअली जैम वाला पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। सब गेट के क्वेश्चंस एक्चुअली, गेट में अगर तो चाहे मैं उधर से करा दूं, ढूंढना पड़ेगा ड्राइव में जाके ना। जैसे यही देख लो तो y यूनिफॉर्म 0 1 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x गिवन y दे रखा है आपको। तो ये बताओ यहां से अगर देखें क्या पता चल रहा है, x गिवन y का भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अब देखो x की वैल्यू 0 से y में है,
और ये 1/y है, तो यूनिफॉर्म 0, y है। ठीक, अच्छा ये तो वही है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था कुछ देर पहले, है ना। तो e ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूं, e ऑफ x गिवन y, ऐसा लिख सकता हूं। तो e ऑफ, अब समझो ये क्वांटिटी क्या आएगी, तो यहां से आप मीन निकालोगे तो यहाँ y गिवन से स्मॉल y है, तो e ऑफ क्या लिखेंगे इसको जी, e ऑफ x गिवन y, नहीं वो तो ये था ही यहाँ पे, मैं इसकी वैल्यू क्या लिखूं, y/2, तो 1/2 EY, और EY क्या आएगा यहाँ से, y आपका क्या है, तो EY क्या हो जाएगा, तो फाइन आंसर कितना आ गया 1/4, है ना। अब देखो दूसरा अप्रोच क्या था, एक तो ये अप्रोच हो गया, तो यहाँ कंडीशनल ऑलरेडी गिवन है तो मैंने यूज कर लिए, किसी को डाउट है तो बताओ। दूसरा अप्रोच था कि अब जैसे कंडीशनल है तो आप यहाँ से ज्वाइंट निकालते, फिर ज्वाइंट से फिर आप क्या करते, x का मार्जिनल निकालते। इस दूसरा मेथड जो लंबा मेथड है कि मुझे कंडीशनल दे रखा है ना, तो कंडीशनल से ज्वाइंट भी आ जाएगा, क्योंकि कंडीशनल क्या होता है, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज्वाइंट आ जाएगा, ज्वाइंट से x का मार्जिनल फिर ex आएगा, तो इसमें काफी टाइम लगता, और ये कंडीशनल पता है तो इजीली हो गया, है ना। अभी आपको पहचानना है कि x 0 से y में है और 1/y है, तो x गिवन y है, तो दैट इज द यूनिफॉर्म 0y। ठीक है, सो आगे क्या हो गया, हैंग कर गया क्या ये? अरे यार चलो, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ये हैंग कर रहा है। तो अभी क्या करते हैं, तो आपको क्या करना है, मल्टीवेरिएट पे जो भी बेस्ड है ना असाइनमेंट सब ट्राई कर सकते हो आप, और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में अगर चाहोगे तो पहले ये भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी तुम्हें समझ आए, है ना। स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट भी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें मेनली क्या देखना है, इसमें मेनली दो डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टीनोमियल एंड देन बाईवेरिएट नॉर्मल। तो इसमें दो टॉपिक है, तो मैक्सिमम 2 क्लास लगी, एक क्लास में भी हो सकता है, तो मैं 2 क्लासेस में भी लूंगा, है ना। स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट में मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाईवेरिएट नॉर्मल, तो ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करना है इसमें। फिर लिमिट थ्योरम में वही 2 चीजें हैं, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इस पे बेस्ड है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम, और इस पे बेस्ड है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो इसमें 4 चीजें हैं इसमें मेनली, है ना, कि ये 4 चीजें डिफाइन करके क्वेश्चंस करना। तो ये भी एक क्लास का ऐसे तो है, लेकिन मैं भी 1 से 2 क्लास लेंगे। उसके बाद ये है, तो हाँ सर, जैसे कि अभी मैं मल्टी यहाँ से सेकंड वे से क्लास ले रहा हूँ और उधर सैम्पलिंग का ले रहा हूँ, एस्टिमेशन सैम्पलिंग हो गया, एस्टिमेशन चल रहा है, तो क्या है कि और वो इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा है सेकंड वेज में, तो सर मैनेज नहीं हो रहा कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा, ज़्यादा थ्योरी हो पा रही है। हाँ, तो कोई बात नहीं है, तो दोबारा भी एस्टिमेशन यहाँ भी होगा, वो तो मैं 9 12 में इसलिए बोला करने को, जिसको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, तो एस्टिमेशन और टेस्टिंग तो यहाँ है। हाँ, ये ऐसे थ्योरी तो हो रही है लेकिन क्वेश्चन कम कर पा रहा हूँ। तो क्वेश्चन करो ना आप, 24 घंटे में आप क्या करते हो, 24 घंटे हैं तो क्या करते हो आप? 10-12 घंटे दे देता हूँ उनको। किनको?
क्लास हो जाती है, दो तो हो जाती है, तो 4 घंटे की क्लास हो जाती है। हाँ 4 घंटे क्लास, 5 घंटे हो गई, चलो 6-7 आउट क्लास, 5 घंटे लाइव क्लास हो गई। हाँ फिर और सर थ्योरी वापस पढ़ता भी हूँ, रिवीजन भी करता हूँ पीछे का, तो टेस्ट देना होता है, हम्म, तो तो टाइम तो चला जाता है ऐसे। नहीं टाइम बांट लो ना, जैसे मान लो 8-10 घंटे भी दिन में अगर देते हो, मान लो 5 घंटे तुम्हारी लाइव क्लास हो गई, अगर 6-8 घंटे अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो उसमें क्या टाइम बांट लो 2-2 घंटे, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही करो। इंटीग्रल जैसे अभी इंटीग्रल चल रहा है, तो इंटीग्रल के क्या है जो टॉपिक चल रहा है उस पर बस एक बार रिवाइज करके थोड़े क्वेश्चन कर लो, टाइम डिवाइड कर लो। टेस्ट तो डेली अपलोड हो रहा है, आज भी अपलोड हुआ, हर रोज टेस्ट डेली अपलोड हो रहा है, तो आपको जैसे टाइम मिले टेस्ट दो। अब वही तो मैंने सीखना है कि मैनेज कैसे करे, है ना। टेस्ट में लग जाता है 3 घंटे तो। हाँ तो टेस्ट में 3 घंटे हो गए, तो थोड़ा सा टाइम को है ना, मतलब फोकस सिलेबस वो उस पर करना पड़ेगा तुम्हें, तैयारी पे लाइव पे मतलब टाइम देना पड़ेगा। तो जितना थोड़े थोड़े करके टाइम बांट लो हर चीज़ का, पहले लिख लो क्या क्या काम है तुम्हारे पास, तो उसमें जितना टाइम बनता है। देखो जरूरी नहीं कि एक दिन में ही सब करना है, मैं कह रहा हूँ कि थोड़े थोड़े करके डेली करने हैं आपको। तो एक ही दिन में ये नहीं कि आज ही जैसे बैठे आज खत्म कर देंगे, आज बैठे तो मल्टीवेरिएट नहीं, तुम थोड़े थोड़े करे करो, उसमें क्या दिक्कत है। रोज 10 क्वेश्चन, 3 टॉपिक तुम बोलो, इंटीग्रल चल रहा है, वहाँ एस्टिमेशन चल रहा है, यहाँ मल्टीवेरिएट चल रहा है, 3 हो गया। तो थोड़े थोड़े उसका टाइम बांट लो कि इस टाइम पे 1 घंटे में इसके क्वेश्चन करूंगा, 1 घंटे इसके, 1 घंटे इसके, 3 घंटे ये हो गए, 3 घंटे टेस्ट हो गए। तो वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से इतनी सर्विस दे रहा हूँ कि मतलब तुम्हें टाइम ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने लाइव इतनी क्लासेस हैं, इतने सारे असाइनमेंट है, इतने सारी चीज़ें हैं, तो वो मतलब बच्चे को इतना टाइम तो है नहीं, लेकिन मैं तो अपनी तरफ जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा मैनेज कैसे करोगे, कैसे करना है, टाइम बांट लो। एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश नहीं करो, थोड़े थोड़े करके एक टाइम बाउंड बना लो, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, एक रूटीन टाइप का, इस टाइम पे ये करना, उसको कंसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम तक फॉलो करोगे ना, तो आपको बढ़िया बेनिफिट मिलेगा उसका और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक ही दिन में नहीं होगा, तो उसको फिक्स कर लो। सर टेस्ट का टाइम फिक्स कर लो, टेस्ट डेली हो रहा है, ऑलमोस्ट डेली ही होगा। अब ये एग्जाम तक डेली ही टेस्ट चलता रहेगा, चाहे 200 टेस्ट हो जाए, 200 तो होगा नहीं क्योंकि 150 दिन बचे हैं, तो हर रोज टेस्ट अपलोड होता रहेगा। तो अराउंड जितने 100-150 टेस्ट होंगे वो चलता रहेगा आपके। अब उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं, अब कुछ डाउट्स होंगे तो 6 to 7 डाउट क्लास डेली चल ही रहा है, उसमें डाउट क्लास पूछ लो। 7 to 9 बैच, 9 to 11 में भी PYQ स्टार्ट होगा। तो लाइव क्लास है, नुकसान नहीं है, तुम लाइव क्लास में आओगे तो कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो ना, नुकसान तो हो नहीं रहा। जैसे कुछ लोग दोनों में आ रहे थे, रिवीजन हो रहा है, अभी एस्टिमेशन एक बार वहाँ कर लिए, 9-12 में तुमने कर लिया, एस्टिमेशन यहाँ करोगे तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी ऐसे ही क्लास में। अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए टाइम है तुम्हारे पास ऐसे भी। अभी मैं को अभी तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए, सिलेबस पूरा, PYQ और टेस्ट साथ में दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टेस्ट तुम अभी जो निकल जा रहा है, बाद में चाहो तो री करवा दूंगा, तो दोबारा तुम वही टेस्ट दे सकते हो, जो सारे टेस्ट अभी कंप्लीट हो रहे हैं वो टेस्ट दोबारा करवा देंगे, दोबारा तुम दे सकते हो उसको। तो उसमें फिर डिस्कशन तो अभी तो मेरा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सिलेबस अच्छे से करो, थ्योरीज करो, थोड़े थोड़े टाइम करके क्वेश्चंस करो, एक दिन में सब मत करो। 3 है तुम्हारे पास, 1-1 घंटे तुम बांट लो कि 1 घंटे इंटीग्रल क्वेश्चन करेंगे, 1 घंटे एस्टिमेशन करेंगे, 1 घंटे मल्टीवेरिएट करेंगे, ऐसे कर लो। तो एक सप्ताह में तो 7 घंटे हो गए ना टॉपिक के, तो 7 घंटे में असाइनमेंट ही कंप्लीट किया जा सकता है, वो चीज़ें हैं। और बस उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। एग्जाम में ऑलमोस्ट 140-50 दिन है ना अभी, तो एक रूटीन से फॉलो करोगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये मतलब कोशिश नहीं करना कि एक ही दिन में सब कर लेना है, बस ये करना है कि थोड़े थोड़े करके डेली करना। से मेरा भी क्या है ना, अभी ऐसे ही है, अब देखो रूटीन बन गया मेरा। देखो अभी अब मैं 6 महीने से सब कुछ अकेले संभाल रहा हूँ, पिछले 5 महीने से। तो अब मुझे शुरू में थोड़ा लग रहा कितना लोड हो गया, अब ऐसा कुछ फील नहीं होता। सुबह 9 बजे लैब जाता हूँ, 6 बजे तक वहाँ बैठता हूँ, 5:45 बजे निकलता हूँ, 6 बजे यहाँ है, 6 से क्लास हो रही है, फिर 11 बज जाएगा, डिनर करूँगा, 12 बज जाएगा, फिर 12 से 2 या तो लैब में बैठूंगा या फिर सो जाऊँगा। अगर सो गया तो फिर मैं सुबह जल्दी लैब पहुँच जाऊँगा 8 बजे। ऐसे करके मतलब एक अपने आप को रूटीन में बांट लो तो वो आदत हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हें कहीं फील नहीं होगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लोड है। तुम कह रहे हो कि बहुत वो हो गया है कि मैनेज नहीं कर पा रहे, वो ऐसे है कि तुम रूटीन में नहीं हो। आदत बहुत अच्छी चीज़ है, अगर तुम चीज़ों की आदत डालो तो बहुत ज़्यादा काम तुम कर सकते हो बहुत कम उसमें। तो हैबिट बनाओ, एक रेगुलर हैबिट कोशिश करो कि लाइक एक रेगुलर हैबिट हो, उसको वो तुम बनाने की कोशिश करो कि एक कंसिस्टेंट एक रूटीन बना के उसको कंसिस्टेंट लॉन्ग टाइम तक फॉलो करो। अब 5 महीने से मेरा जो रूटीन है, 9 to 6 लैब, 6 to 12 टीचिंग, तो मेरी आदत हो गई। तो मुझे ऐसा फील भी नहीं होता कि अब मैं वैसे शुरू में बॉडी पेन हो रहा था स्टार्टिंग में, अब ऐसा वो भी नहीं होता मुझे। इस तरह से है कि लाइक सो के उठ रहा हूँ सुबह, एकदम उठा ही नहीं जा रहा है ऐसा, फिर 6 घंटे लगातार खड़े रहना, 5 घंटे आमने बात नहीं है ना, मतलब ऐसे। लेकिन अब आदत हो गई है, तो वही तुम्हें आदत बनानी है चीज़ों की। हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कोई एक कोट भी है कि कोई भी इंसान सक्सेसफुल है क्योंकि उसकी हैबिट सही है, हैबिट अच्छी है ना। तो हैबिट तुम्हारी खराब करोगे, जैसे सोशल मीडिया कम यूज़ करो, बंद कर दो उसको, फेसबुक इंस्टाग्राम तो बंद कर दो, जरूरत नहीं है उसकी। तैयारी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, वो डेविएट ही करेगा। यूट्यूब भी वही देखो जो रिलेवेंट है ना, तुम्हारे जैसे स्ट्रेटजी हो गई या सिलेबस हो गया, उससे रिलेटेड ही देखो, बाकी चीज़ें मत देखो।
मतलब अभी छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कोई और उसको यूज़ कर रहा है, तो वो तुम्हें मैनेज करना है कैसे ज़्यादा ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो टाइम, ठीक है ना। यही है, तो थोड़ा सा ट्राई करो, रूटीन बना लो, एक उससे हो जाएगा। टेस्ट का रूटीन बना लो, प्रॉब्लम का रूटीन बना लो कि इस टाइम प्रॉब्लम करेंगे, इस टाइम पे रिकॉर्डिंग देते हैं उनका रिकॉर्डिंग का रूटीन बना लो। बहुत टाइम है यार, मुझे लगता है 24 घंटे बहुत है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 8 घंटे सोने, बाकी काम 15-16 घंटे अगर काम किया जाए तो एक लॉन्ग टाइम में बहुत आदमी इंसान आगे बढ़ जाएगा इस तरीके से, है ना। चलो तो आई थिंक ओके सर, थैंक यू सर। सर ये जो 30 क्वेश्चन के टेस्ट है ना वो सही है सर, उससे टाइम निकल जाता है। तो अभी क्या 30 क्वेश्चन टेस्ट हो रहा है अभी जो हो रहा है सो, एक 40 का एक 27 का ऐसे कुछ। तो उनको टेक्स्ट कर देना, तुम्हें जैसे बेटर लगे, तुम उसको ज्योति हैंडल करती है टेस्ट सीरीज, तो उसको तुम टेक्स्ट कर देना कि तुम्हें लगता है 30 क्वेश्चन का ठीक है, तो उसको बोलना 30 क्वेश्चन का ही टेस्ट अपलोड करे, तो तुम्हारे लिए भी 1.5 घंटे का टेस्ट रहेगा, तो थोड़ा इजी रहेगा टेस्ट देने में। एंड में हम फुल लेंथ कर देंगे, जब एंड में टेस्ट होगा तो उसको हम 60 क्वेश्चन वाले 3 घंटे वाले कर देंगे। तो अभी जब तक सिलेबस और PYQ चल रहा है तब तक बोल दो उनको कि लाइक आप यूनिट वाइज ही मतलब 30 क्वेश्चन का ही अपलोड करो, ये भी सही रहेगा। सर हाँ सर नवंबर 15 के बाद ना मतलब फुल टाइम मतलब शुरू कर